हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर में अभी तक ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साधारण नमक से प्राप्त होने वाले रसायन, लवण क्रिस्टल और प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी के साथ चैप्टर 2 हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। इसका निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बीच अभिक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ से मिलता है Na और यहाँ से मिलता है Cl, बनता है NaCl। समुद्री जल में कई प्रकार के ठोस लवण घुले होते हैं और इन लवणों के बड़े आकार के क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। समुद्र के पानी में जो लवण हैं, बहुत सारे लवण होते हैं जो ठोस क्रिस्टल के रूप में मौजूद होते हैं और उनमें अशुद्धियाँ यानी अपद्रव्य मिले होते हैं, जिसके कारण वो भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। और इस प्रकार के नमक को कहते हैं खनिज नमक। जो समुद्र में मिलता है वो नमक पूरी तरीके से सफ़ेद नहीं होता है जैसा हमें घरों में दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो उसके क्रिस्टल होते हैं, समुद्री लवण के क्रिस्टल जो होते हैं, उनमें बहुत सारे अपद्रव्य मिले होते हैं, अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिसके कारण वो भूरे रंग का दिखाई पड़ता है और उसे हम कहते हैं खनिज नमक। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। जो लवण होते हैं बहुत सारे, उनमें सोडियम क्लोराइड भी होता है। तो जब इस खनिज नमक को हम कारखानों में लेके जाते हैं, वहाँ इसे प्यूरिफाई यानी संशोधित किया जाता है, तब शुद्ध रूप में प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम साधारण नमक के रूप में यूज करते हैं। समुद्र के पानी को उथले गड्ढों में जमा किया जाता है। यहाँ नमक बनाने का प्रोसेस क्या होता है? जो खारा पानी होता है समुद्र का, उसे गड्ढों में जमा कर दिया जाता है। फिर बहुत तेज धूप में जो गड्ढों में हमने पानी भरा था समुद्र का, वो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी उसकी भाप बन जाती है। गड्ढों में शेष रह जाते हैं लवण क्रिस्टल यानी कि नमक। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार से नमक गड्ढों में शेष रह जाता है और उसे इस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद कारखानों में ले जाकर इससे NaCl को अलग कर दिया जाता है। शुद्ध रूप में मिल जाता है NaCl, जिसका हम प्रयोग खाने के नमक के रूप में भी करते हैं। यहाँ नमक से जुड़ा एक ऐतिहासिक किस्सा आपको बताते हैं। भारत की आज़ादी से पहले की बात है, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने जो नमक होता है, साधारण नमक जिसे हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, उस पर टैक्स लगा दिया था। और नमक एक बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और इस पर टैक्स जो लग गया था, इसके विरोध में गांधी जी ने एक यात्रा की थी, एक पैदल मार्च किया था, जिसे हम कहते हैं डांडी यात्रा या डांडी मार्च। और ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो ये नमक से जुड़ा एक ऐतिहासिक किस्सा हमने यहाँ देखा कि कितना महत्वपूर्ण होता है ये नमक। तो हमने साधारण नमक के बारे में समझ लिया कि साधारण नमक कहाँ से मिलता है और किस प्रकार इसे तैयार किया जाता है। अब हम समझते हैं साधारण नमक से बनने वाले रसायन। ऐसे और कौन कौन से केमिकल हैं जिन्हें हम साधारण नमक से प्राप्त कर सकते हैं। साधारण नमक का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर कई महत्वपूर्ण रसायन बनाने में होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा etc। इन सारी चीज़ों को बनाने में होता है साधारण नमक का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में। सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसको हम प्राप्त कर सकते हैं साधारण नमक से, NaCl से। तो कैसे प्राप्त होता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का, जिसको हम लवण जल या ब्राइन भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड जब जल में घुला होता है तब उसे लवण जल या ब्राइन भी कहते हैं। तो जो ये जलीय विलयन है सोडियम क्लोराइड का, इसका जब विद्युत अपघटन करते हैं यानी इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर लवण का घोल था यानी कि नमक का घोल था, उसमें हमने विद्युत प्रवाहित की, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बहुत सिंपल है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने की जो प्रक्रिया है, यानी कि लवण जल का जो हमने विद्युत अपघटन किया, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को हमने क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहा क्योंकि इस प्रक्रिया में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक क्लोरीन, उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ क्लोर, और दूसरा मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक क्षार है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया क्षार। तो इस प्रकार हमने इस अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में कह दिया
क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया को समीकरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। समीकरण देखिए, यहाँ हमने लिया है 2NaCl, NaCl के 2 मॉलिक्यूल जलीय विलयन में। तो क्या हुआ, जब विद्युत अपघटन हुआ इस जलीय विलयन का, तब हमें प्राप्त हुआ NaOH के 2 मॉलिक्यूल, साथ में मुक्त हुई क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से जब NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होता है तो प्राप्त होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब इस क्लोर क्षार प्रक्रिया को एक डायग्राम के द्वारा, एक इमेज के द्वारा समझते हैं। यहाँ हमने लिया एक टैंक और उसके बीचों बीच में एक झिल्ली है। इसके बाद हमने टैंक में भरा नमक का घोल। नमक का घोल भर दिया टैंक में। अब हम यहाँ लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड, एनोड यानी कि धनात्मक आवेश और कैथोड यानी कि ऋणात्मक आवेश। इसके बाद हम क्या करते हैं, नमक के घोल में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो क्या होता है, नमक यानी NaCl और जल दोनों ही अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ देखिए, जो जल है वो टूटता है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में। NaCl का विभाजन होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। अब क्या होता है, जो धनात्मक आयन होते हैं यानी कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, वो गति करते हैं कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड ऋणात्मक होता है और हम जानते हैं कि 2 विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इसी प्रकार Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव गति करते हैं एनोड की ओर, क्योंकि उस पर धनात्मक आवेश होता है। तो इस प्रकार एनोड पे हमें मिला क्लोरीन गैस और कैथोड पे प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार इस क्लोर क्षार अभिक्रिया में, इस क्लोर क्षार प्रक्रिया में हमें 3 उत्पाद मिले, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखते हैं कि जो ये उत्पाद हमें मिले हैं इनके क्या क्या उपयोग हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पादों के कुछ उपयोग। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में हमें क्या क्या उत्पाद मिले थे, हमें मिला था हाइड्रोजन, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ईंधन के रूप में, मार्गारीन बनाने में। मार्गारीन एक आर्टिफिशियल बटर है, बटर की तरह होता है, लेकिन इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये हेल्दी होता है, मतलब हेल्दी विकल्प है मक्खन या बटर का। इसके अलावा हाइड्रोजन का उपयोग होता है उर्वरक के लिए अमोनिया बनाने में। उसके बाद दूसरा उत्पाद हमें मिला था क्लोरीन। इसका निर्माण जल के परिष्करण में, यानी कि जल को शुद्ध करने में, स्विमिंग पूल में, यानी कि स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसको साफ करने में, और PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने में। इसका उपयोग प्लास्टिक वगैरह बनाने में होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। कीटनाशक और रोगाणुनाशक बनाने में उपयोग होता है क्लोरीन का। इसके अलावा हमें मिला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं धातु से ग्रीस हटाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट, कागज और कृत्रिम रेशे बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगला रासायनिक उत्पाद जो साधारण नमक से प्राप्त होता है वो है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट क्लोराइड। किस प्रकार से हमें साधारण नमक से ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH के होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। तो यानी शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया जब क्लोरीन से होती है तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सीधे तरीके से नमक से सीधे ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त नहीं होता है, बल्कि नमक से जो क्लोरीन गैस हमें मिली थी क्लोर क्षार प्रक्रिया में, उसके द्वारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये रहा CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना। इसकी क्रिया जब क्लोरीन गैस से होती है, और ये क्लोरीन गैस कहाँ से मिली है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से, तो बनता है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में मुक्त होता है जल का अणु H2O। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। क्या क्या उपयोग हैं ब्लीचिंग पाउडर के। कॉटन और लिनेन के वस्त्रों की ब्लीचिंग के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग का मतलब विरंजन या रंग हटाने के लिए। लकड़ी की लुगदी, जिसका उपयोग कागज को बनाने में किया जाता है, इस लुगदी के विरंजन के लिए भी, ताकि उसका रंग हट सके और वो सफ़ेद कलर की प्राप्त हो सके, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। इसके लिए भी धोते समय वस्त्रों के विरंजन के लिए, कपड़ों को धोते समय अगर उनसे कोई रंग हटाना है तब भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यानी उपचायक एजेंट के रूप में उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर का। इसके बाद अगला है जल के शुद्धिकरण में या रोगाणुनाशक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला उत्पाद जो साधारण नमक से प्राप्त होता है वो है बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम क्लोराइड
जल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। समीकरण से समझिए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की क्रिया हुई जल के अणु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, तब हमें प्राप्त होता है NH4Cl और साथ में मिलता है NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी हमें यहाँ प्राप्त होता है। उपयोग क्या क्या है बेकिंग सोडा के? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई व्यंजन बनाने में होता है। क्यों इसका इस्तेमाल व्यंजन बनाने में यानी पकवान बनाने में होता है? होता क्या है, जब खाना पकाने के दौरान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो उससे सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इससे जो बुलबुले बनते हैं उससे पैनकेक या कोई भी डिश जिसे हम बना रहे हैं, पैनकेक एक खाने की डिश होती है, वो किसी स्पंज की तरह फूला हुआ बन जाता है। ये यहाँ पैनकेक है। जब हमने इसमें डाला होगा बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म हुआ होगा तो बना होगा सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड इस पैनकेक में, और इससे क्या होता है, बुलबुले बनते हैं और इस प्रकार से जो पैनकेक बना वो स्पंज की तरह फूला फूला बनता है। अभिक्रिया यानी समीकरण को देखते हैं। NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा गर्म हुआ तो बना Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस जल का अणु मुक्त हुआ और साथ में मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों खाना पकाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, यानी कि जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको सोडा ड्रिंक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और इसका कार्य भी अग्निशामक यानी कि एंटासिड के रूप में ही होता है। अगला टॉपिक है हमारे पास लवण क्रिस्टल शुष्कता। यहाँ हम देखेंगे कि जो लवण के क्रिस्टल हमें देखने में शुष्क दिखाई पड़ते हैं, क्या वो वाकई पूरी तरीके से शुष्क होते हैं या उनमें जल की कुछ न कुछ मात्रा हमेशा उपस्थित होती है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ध्यान से समझिए, क्रिस्टलन का जल क्या होता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु होते हैं। उदाहरण से समझिए, जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O। यहाँ CuSO4 केवल एक इकाई है, यहाँ पर केवल एक अणु की बात हो रही है। 2CuSO4 नहीं लिखा हुआ है या फिर 3CuSO4 नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है CuSO4, और एक CuSO4 के साथ जुड़े हैं 5H2O यानी कि जल के 5 अणु। तो इसका क्रिस्टलन अणु कितने हो गए, यानी कि इसका क्रिस्टलन का जल में अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 5। प्रयोग से समझते हैं, क्रियाकलाप से इसको समझते हैं। प्रयोग में हम क्या लेते हैं, एक परख नली लेते हैं और इस परख नली में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, जिनका रंग आपको दिखाई पड़ रहा है, नीला होता है। अब हम प्रयोग में क्या करते हैं, हम एक स्टैंड लेते हैं और वहाँ रखते हैं एक बर्नर, जिसकी सहायता से हम आग जलाएंगे और इस परख नली को गर्म करेंगे। तो जैसे ही आग जलाई हमने यहाँ देखिए और परख नली गर्म होने लगी। जैसे जैसे परख नली गर्म होती है तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि वैसे ही कॉपर सल्फेट का रंग उड़ गया, वो नीला था, और अब यहाँ पर सफ़ेद क्रिस्टल रह गए या फिर हल्के भूरे कलर के क्रिस्टल यहाँ पर रह जाते हैं। और साथ में हमें यहाँ देखेंगे कि परख नली में हमें जल की बूंदें दिखाई देने लग जाती हैं, यानी कि जो ये नीला क्रिस्टल था कॉपर सल्फेट का, उसमें कुछ जल था जिसके कारण वो नीला था। जैसे ही हमने गर्म किया, जल के अणु निकल गए और कॉपर सल्फेट का नीला रंग भी चला गया। अब हम इस बात को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, जो ये नीला रंग चला गया है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का, उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं जल की कुछ बूंदें। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हमने ऐड किया जल की कुछ बूंदों को। जैसे ही हमने इसमें वापस से जल मिलाया, हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे वो पहले नीले थे, हमने गर्म किया, उनसे भाप निकल गई यानी जल निकल गया और वो सफ़ेद कलर या ग्रे कलर के हो गए। फिर जैसे ही हमने जल की बूंदें डाली, वो वापस से नीले कलर के हो गए। तो जो हमने परख नली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए थे वो दिखने में बिल्कुल शुष्क लग रहे थे, उनमें कहीं भी जल की मात्रा नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जब गर्म किया तो पता चला कि इनमें कुछ न कुछ मात्रा जल की अवश्य मौजूद थी, जिसके कारण इनका रंग
नीला था। तो इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि क्रिस्टलन जल की उपस्थिति के कारण कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। जब कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन के जल के निकल जाने के कारण कॉपर सल्फेट का रंग श्वेत या ग्रे हो जाता है। अगला रसायन जो साधारण नमक से प्राप्त होता है वो है धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला Na2CO3 10H2O होता है। अब देखिए, जो ये सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा है ये मिलता कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि साधारण नमक से सीधे हमें सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा मिल जाता है। कैसे मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कहाँ से मिला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? ये मिलता है साधारण नमक से। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। और अब जो ये सोडियम कार्बोनेट हमें मिला, इसको जब हमने क्रिस्टलाइज किया यानी इसके साथ ऐड कर दिए वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणुओं के साथ जुड़कर इसने क्रिस्टल बना लिया, तब इसे हमने नाम दिया वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा। फार्मूला यानी रिएक्शन से समझिए, Na2CO3 ऐड हो गया 10H2O तो बन गया Na2CO3 10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा। तो हुआ क्या? सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़ गए वाटर मॉलिक्यूल और बन गया वॉशिंग सोडा। उपयोग क्या क्या होते हैं वॉशिंग सोडा के? पहला उपयोग है जल से स्थायी कठोरता हटाने के लिए। इसे आप याद कर लेंगे कि जल से जो स्थायी कठोरता यानी जो कठोर जल है उसकी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा है घरों में सफाई के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। सोडियम के कंपाउंड जैसे बोरेक्स को बनाने में भी वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखते हैं ये क्या होता है और किस प्रकार से बनता है। जिप्सम यानी CaSO4 2H2O जो एक लवण है, जब जिप्सम को 373 यानी 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बना लेता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट के साथ जल का आधा अणु 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसे कहा जाता है। और साधारण भाषा में हम इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे समीकरण से समझते हैं, CaSO4 2H2O यानी जिप्सम, और जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 373 यानी 373 केल्विन पर तो हमें प्राप्त होता है CaSO4 हाफ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में मुक्त होता है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1/2 जल का अणु मुक्त होता है इस प्रक्रिया में। इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो जो इनका मिश्रण होता है वो सूखने पर कड़ा होकर फिर से जिप्सम बना लेता है। यानी जिप्सम से बना था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से जल का अणु ऐड होता है वो वापस जिप्सम बना लेता है। इसको भी रिएक्शन से समझते हैं, CaSO4 हाफ H2O ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब हमने इसमें ऐड किया 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो ये बन गया CaSO4 2H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब 1.5 मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा तो फिर से यहाँ पर हमें जिप्सम मिल गया। उपयोग क्या क्या होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्लास्टर बनाने में उपयोग होता है। मूर्ति और कलात्मक वस्तुएं आदि बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के साथ हमने सेकंड चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो से हम थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।